दोस्तों ये इस एनिमे सीरीज का एपिसोड 2 है। अगर आपने अभी तक इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप पहले जाके उसे देख लीजिए, तभी आपको ये एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने में मजा आएगा। अपने मास्टर से फाइट करने के बाद टात्सुया अपनी क्लास में आ जाता, जहाँ पर वो बहुत ही फास्ट कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा होता है। जब टात्सुया कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर एरिका और उसकी फ्रेंड उसे देख रहे होते और वो ये देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते कि तुम बहुत ही अच्छी टाइपिंग कर लेते हो। तभी हमें वहाँ पर लिव नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जो टात्सुया की टाइपिंग स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और वो टात्सुया से कहता है कि तुम कंप्यूटर चलाने में बहुत अच्छे हो। वो अपनी मैजिक पावर बताता है। लियो कहता है कि वो रेनफोर्समेंट मैजिक पावर ऑन करता है। फिर लियो टात्सुया को उसकी मैजिक पावर पूछता है। इस पर टात्सुया उसे कहता है कि उसके पास कोई खास मैजिक पावर नहीं, वो एक मैजिक इंजीनियर बनना चाहता है। ये सुनकर लियो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और उनका कन्वर्सेशन वहीं पर रुक जाता है। फिर क्लास एंड होने के बाद से सारे लोग लंच करने बैठे हुए होते हैं और तभी वहाँ पर मियू को आ जाती और वो उन्हीं के साथ बैठकर लंच करने वाली होती है। तभी उसकी रैंक के यानी कि उसके पावर के बराबरी वाले जिनको अपर क्लास में रखा गया था वो सारे बच्चे आ जाते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट का नाम सन होता है। वो उससे कहता है कि तुम इनके साथ लंच मत करो क्योंकि ये सारे कमजोर है, तुम्हें हमारे साथ ही लंच करना चाहिए। लियो को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उठकर सन से फाइट करने के लिए कहता है। इस बात पर सन राजी हो जाता है, लेकिन तभी टात्सुया वहाँ से उठकर जाने लगता है और वो उनसे कहता है कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। फिलहाल उनकी लड़ाई यहीं पर रुक गई थी। जब स्कूल खत्म होती है तो ये फिर से सामने टकरा जाते हैं और लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर इन स्टूडेंट्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान ही एक लड़की गलती से उसके कैट डिवाइस का यूज कर लेती है और वो डिवाइस यूज करते वक्त गलती से उस लड़की से वो डिवाइस ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से वो पावर बहुत ही ज्यादा रिलीज हो जाती है और ये पावर डार्कनेस की पावर होती है। लेकिन वो पावर रिलीज होते ही खत्म हो जाती है क्योंकि उस लड़की का उस पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन उस लड़की का पावर यूज करने से जो बाहर ऑरा फैला होता है वो ऑरा वहाँ पर मायूमी को भी महसूस हो जाता है और वो वहाँ पर आ जाती है। मायूमी ये वही लड़की है जो कि स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है और मायूमी के साथ में एक लड़की भी आ जाती है जिसका नाम मैरी होता है, जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली कम्युनिटी की लीडर होती है। मैरी उन सारे स्टूडेंट से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। स्कूल के बाद या स्कूल के दौरान अपने मैजिक का यूज करके अपने साथियों को परेशान करना रूल्स के खिलाफ है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर टात्सुया सामने आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उन्होंने तो बस अपने से ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट को अपनी पावर दिखाने के लिए कहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी पावर यूज की। वैसे तो इसका कोई सबूत नहीं था कि यह सारा सच है, लेकिन फिर मायूमी सामने आकर कहती है कि लगता है टात्सुया सब सच कह रहा है, जरूर ऐसा ही होगा। मैरी मायूमी की बात मान लेती है और उन लोगों को माफ कर देती है और उनसे कहती है अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सन टात्सुया से कह रहा होता है कि भले ही तुमने आज मेरी मदद की, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम अभी भी एक कमजोर क्लास के लड़के हो। ये कहने के बाद सन वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों लड़कियां वहाँ आ जाती है जिनमें से एक ने डार्कनेस की पावर यूज की थी। फिर वो टात्सुया से माफी मांगती है और साथ ही में उसे वो थैंक्स भी कहती है उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि इस हरकत के लिए वो सस्पेंड भी हो सकती थी। फिर वो टात्सुया को अपने साथ चलने के लिए कहती है। असल में ये दोनों लड़कियां भी अपर क्लास की स्टूडेंट होती है। इसके बाद जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे तो एरिका मियुको से पूछती है कि उसके पास जो कैट डिवाइस है वो आखिर किस तरह से मॉडिफाइड है। इस पर मियुको कहती है कि सारा काम टात्सुया संभालता है, वही उसके कैट डिवाइस को संभालता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह सुनकर एरिका कहती है कि क्या टात्सुया उसके कैट डिवाइस को ठीक कर सकता है, यानी कि क्या उसे और ज्यादा अपग्रेड कर सकता है, लेकिन टात्सुया मना कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों जब स्कूल में आ रहे होते हैं तो पीछे से मायूमी आती है और वो उनसे कहती है कि उन्हें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो उन्हें लंच टाइम में मिले। अब लंच टाइम में हम देखते हैं कि मायूमी उनसे कहती है कि हमारे स्टूडेंट काउंसिल में एक पोजीशन खाली है, इसीलिए वो मियुको को इनवाइट करती है। लेकिन मियुको कहती है कि उसे ये नहीं चाहिए, टात्सुया उससे ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए पोजीशन उसे दी जाए। लेकिन अभी सिचुएशन और जरूरत को देखते हुए मियुको को सिलेक्ट किया गया था। फिर तभी मैरी कहती है कि उनके डिसिप्लिन कम्युनिटी में भी एक पोस्ट खाली है, वहाँ पर टात्सुया अप्लाई कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग अपनी मैजिक एबिलिटी को चेक करने गए थे। वहाँ पर उन्हें एक डिवाइस के ऊपर अपनी एनर्जी डालनी थी। फिर एक चीज वहाँ से मूव होगी और उसके मूवमेंट के पोजीशन पर हमें पता चलेगा कि लोगों की मैजिकल एबिलिटी कितनी है। पहले एरिका कोशिश करती है तो उसकी एनर्जी ठीक होती है, जब टात्सुया चेक करता है तो वो चीज बहुत ही स्लो मूव करती है। ये देखकर टात्सुया सोच रहा होता है कि वो बहुत ही कमजोर है और उसकी मैजिक पावर दूसरों से बहुत कम है। जब शाम के वक्त टात्सुया काउंसिल हॉल में जाता है तो वो सोच रहा होता है कि उसे डिसिप्लिन कम्युनिटी में अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसे इसके लिए मना कर देना चाहिए। फिर जब वो लोग स्टूडेंट काउंसिल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है वहाँ
आके वाइस प्रेसिडेंट से, और उस लड़के का नाम होता है जायाबू। ये लड़का टात्सुया को जरा भी पसंद नहीं करता। फिर जायाबू आगे आता है और वो टात्सुया को इग्नोर कर मियुको को हेलो कहता है। मियुको को भी ये लड़का जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो लड़का स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसीलिए उसे हेलो कह देती है। फिर वहाँ पर मैरी कहती है कि वो टात्सुया को डिसिप्लिन कम्युनिटी में ज्वाइन करवाने वाले। ये सुनने के बाद जायाबू बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि टात्सुया बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे डिसिप्लिन कम्युनिटी में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर मियुको को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि टात्सुया को जितना स्कोर आया है वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए टात्सुया को कमजोर समझने की गलती मत करना। इस बात पर जायाबू कुछ भी नहीं कह पा रहा था, लेकिन तभी टात्सुया मियुको को रोक देता है और वो कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कमजोर हूँ या स्ट्रॉन्ग। स्कूल खत्म होने के बाद टात्सुया और जायाबू आमने सामने थे और वो एक दूसरे से लड़ने वाले थे। यहाँ पर जायाबू बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, क्योंकि उसके पास जो कैट डिवाइस है वो उसकी पावर को डबल कर देती है, और वो ये समझ रहा होता है कि टात्सुया कमजोर है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो टात्सुया को हरा देगा। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और जायाबू अपने कैट डिवाइस को एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी उसकी डिवाइस काम करना बंद कर देती है और वो हार जाता है। ये गेम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें हैरानी इस बात की ज्यादा होती है कि टात्सुया जायाबू के पीछे आकर खड़ा हो गया था, और ये सब इतना फास्ट हुआ था कि उन्हें पता भी नहीं चला। फिर ये फाइट यहाँ पर खत्म हो जाती है और वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया। मैरी को यहाँ पर लगता है कि टात्सुया ने कोई मैजिक टेक्निक यूज की है जो कि एक्सेलरेशन की स्पीड हो सकती है। फिर टात्सुया कहता है कि उसने कोई भी मैजिक पावर का यूज नहीं किया, वो दौड़ते हुए जायाबू के पीछे गया। ये करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मायुमी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। टात्सुया कहता है कि वो रोज ट्रेनिंग करता है। मियुको भी इस बात पर कहती है कि वो भी निंजुत्सु मास्टर के साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मायुमी को भी अभी तक इस बात पर यकीन नहीं होता है और वो सोच रही होती है कि आखिर जायाबू हारा कैसे। इस पर टात्सुया कहता है कि उसने सियोन व्यूज का यूज किया। सियोन व्यूज डायरेक्टली ब्रेन पर असर करती है, जिसकी वजह से जायाबू अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। लेकिन इतनी कम एज में इतनी हाई और ऐसी वेव्स यूज कर पाना बहुत मुश्किल था। टात्सुया कहता है कि उसने कई सारी वेव्स का यूज किया। वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम सुजुने था। वो कहती है कि उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। टात्सुया ने एक साथ 3 वेव्स का यूज किया, जिस पर जायाबू जैसा नॉर्मल स्टूडेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो हार गया। यहाँ पर जायाबू भी ये सुनकर हैरान हो जाता है, इसीलिए वो मियुको से माफी मांगता है, लेकिन वो टात्सुया से माफी नहीं मांग रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि टात्सुया उसे माफ नहीं करेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में जब टात्सुया अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है तो मियुको उससे आकर कहती है क्या वो उसके कैट डिवाइस को अपग्रेड कर सकता है। टात्सुया उससे कहता है कि मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी डिवाइस को चेक नहीं किया। फिर वो उसे चेक करता है, इसके लिए उसे मियुको को एक स्कैन डिवाइस में डालना पड़ता है। स्कैन करने के बाद हम देखते हैं कि मियुको टात्सुया के साथ प्लॉट डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टात्सुया इस चीज के लिए तैयार नहीं था। फिर हम देखते हैं कि मियुको एक डिवाइस यूज करती है जिसमें से बहुत सारी वेव्स निकलती है, और इसके बाद टात्सुया वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर जब टात्सुया की आँख खुलती है तो सुबह हो जाती है और अब स्कूल जाने का टाइम भी हो जाता है। टात्सुया का डिसिप्लिन कम्युनिटी में पहला ही दिन था। जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर सन ने भी ज्वाइन कर लिया था, उसका भी यहाँ पर पहला ही दिन था और वो दोनों यहाँ पर सेम पोजीशन पर होते हैं। मैरी उन्हें बताते हैं कि आज उनका पहला ही दिन है। डिसिप्लिन कम्युनिटी में होने की वजह से वो अपनी कैट डिवाइस को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब टात्सुया वहाँ से बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कई सारे क्लब बनाए जा रहे हैं जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। क्लब को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का होना जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे एरिका को अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। एरिका ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसे जबरदस्ती क्लब ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। फिर तभी वहाँ पर टात्सुया आकर एरिका को बचा लेता है। फिर इसके बाद वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर केंडो की ट्रेनिंग चल रही थी। असल में ये एक क्लब होता है जहाँ पर केंडो की ट्रेनिंग चल रही होती है। वहाँ पर गर्ल्स ट्रेनिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जिन्हें जगह चाहिए होती है ट्रेनिंग के लिए। भी वो लड़के एक चैलेंज लगाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये चैलेंज जीतेगा उन्हें ये जगह मिल जाएंगी। तभी वहाँ पर सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम नीमू है और वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम टाकाकी है। तभी दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और नीमू अपने पहली अटैक में टाकाकी का पहला पॉइंट ले लेती है। नीमू यहाँ पर जीत चुकी थी, लेकिन टाकाकी कहता है कि अभी नहीं, अभी ये फाइट स्टार्ट हुई है। वो अपने पूरी पावर के साथ फाइट करने के लिए कह रहा था। फिर वो अपने कैट डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। फिर टाकाकी अपने फुल मैजिक पावर के साथ नीमू पर हमला करता है और नीमू इस हमले को डॉज कर लेती है और वो इस अटैक के बाद सोचती है अगर वो इस अटैक को डॉज नहीं करती तो वो यहाँ पर मारी जाती। इसके बाद हम देखते हैं कि टाकाकी फिर से हमला करने के लिए स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टात्सुया सिचुएशन
को समझ गया था, इसीलिए वो आगे आकर अपने सियोन व्यूज का यूज करके टाकाकी को रोक देता है। लेकिन जब टाकाकी के साथी ये देखते हैं कि टाटसुया एक लो क्लास वाला मेंबर है तो वो टाटसुया पर हमला कर देते हैं। टाटसुया भी उनके कैट डिवाइस को डीएक्टिवेट करके उन्हें भी हरा रहा था, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए नींबू भी टाटसुया की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी उसके जो मास्टर होते हैं वो उसे रोक देते हैं। टाटसुया जब वहाँ से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि जिन के पीछे कोई फाइट कर रहा है, लेकिन जब टाटसुया वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर अचानक से टाटसुया के पास एक हाथ आ जाता है। टाटसुया उसे नोटिस कर लेता है और सियोन व्यूज का यूज करके उसे रोक लेता है। टाटसुया के ऊपर जिसने हमला किया था वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टाटसुया उसके हाथ के ऊपर के ब्रेसलेट को नोटिस कर लेता है। टाटसुया सबकी हेल्प करने के बाद सब तरफ फेमस हो चुका था। टाटसुया जब अपने क्लासमेट से बात कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मियुको उसे देख रही है। फिर वो मियुको के साथ कॉरिडोर में आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर नीमू आ जाती है और वो टाटसुया से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कैंटीन चलना चाहोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर टाटसुया कहता है कि अभी नहीं। फिर नीमू उससे कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम अपना डिसीजन बदलोगे तो तुम जब चाहे मुझसे मिल लेना। इसके बाद नीमू वहाँ से चली जाती है। फिर टाटसुया वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि उसे थोड़ा काम है। मियुको उससे पूछती है क्या वो नीमू से मिलने जाएगा। असल में नीमू थोड़ा जेलस फील करती है। टाटसुया उसे कहता है कि तुम्हें जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाटसुया को काउंसलिंग टीचर के पास जाना था, क्योंकि वो टीचर सभी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछती है उनके मेंटल हेल्थ के लिए। टीचर टाटसुया से सारे सवाल पूछ लेती है और टाटसुया उसके सही जवाब दे देता है। फिर टीचर उससे एक ऐसे ही सवाल पूछती है क्या नीमू और वो लवर है। फिर टाटसुया उससे कहता है ऐसे कुछ नहीं है, ये सब र्यूमर है। इसके बाद शाम के वक्त हम देखते हैं कि नीमू अपने टीचर से कहती है कि वो बुली होते होते परेशान हो चुकी है। इस पर टीचर कहते हैं हम इस बात पर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें टाटसुया को अपनी और करना होगा। दरअसल उनके टीचर चाहते थे कि टाटसुया उनका क्लब ज्वाइन कर ले, क्योंकि टाटसुया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रात का वक्त बताया जाता है, जहाँ पर टाटसुया मियुको से कहता है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक गलत प्लानिंग कर रही है, ये कोई एंटी मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। टाटसुया कहता है कि अब तक उसे नहीं पता है कि ये कौन है, क्योंकि उसके ऊपर एक लड़के ने हमला किया था और उसने एक अजीब सा ब्रेसलेट पहना हुआ था। टाटसुया उसकी इमेज कंप्यूटर के थ्रू मियुको को दिखाता है। मियुको कहती है कहीं ऐसा तो नहीं ये पूरी सिटी के ऊपर खतरा हो। टाटसुया हाँ कहता है। फिर मियुको कहती है अगर ऐसा हुआ तो हमारी फैमिली हमें वापस बुला लेगी, क्योंकि इतने बड़े खतरे के साथ हमें वो नहीं छोड़ सकती। टाटसुया कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं इसे देख लूंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि टाटसुया उसी मशीन के पास आया था जिस पर मैजिकल टेस्ट होता है। टाटसुया उस पर हाथ रखता है तो वहाँ पर एक नंबर आता है, लेकिन इस बार उसका जो रिजल्ट था वो 940 मिलीसेकंड आया था, जो 900 से ज्यादा होता है। रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर टाटसुया डिसाइड करता है कि वो नीमू से बात करेगा, आखिर वो कहना क्या चाहती है। जब उन दोनों की बातें चलती है तो नीमू उससे कहती है उनका जो क्लब है उसे ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बाकी क्लबों को इससे कहीं ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। अगर टाटसुया उनके क्लब को ज्वाइन कर लेगा तो उसके क्लब को ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। इस पर टाटसुया उसे नहीं कह देता है। वो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल ने जो डिसाइड किया है वो पूरी तरह से सही है, सभी क्लब को अपने हिसाब से फैसिलिटीज मिलती है। इसके बाद टाटसुया उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीमू का जो सीक्रेट ग्रुप होता है वो स्ट्राइक कर देता है और वो कहते हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। ये सब देखकर सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और नीमू के सीक्रेट ग्रुप ने इलेक्ट्रिसिटी को भी काट दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं वो भी नहीं खुलते हैं। फिर टाटसुया कहता है कि वो नीमू से बात करेगा। टाटसुया उसे कॉल लगा और वो उससे कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल हॉल तुम्हारी बातें सुनेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, बस तुम्हें बदले में स्ट्राइक हटानी होगी। फिर नीमू मान जाती है। जब वो वहाँ पर आती है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और वो टाटसुया से कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया। फिर वहाँ पर मायूमी आ जाती है, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। और अब यहाँ पर नीमू के क्लब की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। उसी दौरान टाटसुया नोटिस करता है कि उसकी दोस्त को एक सीनियर स्टूडेंट उसके क्लब को ज्वाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने इसके लिए मना कर दिया था। फिर वो सीनियर स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है। जब वो सीनियर स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है तो उसके दोस्त टाटसुया से कहती है कि ये लड़का नीमू
नीमू के ही क्लब का लीडर है और उसका टीचर भी है। फिर तात्सुया उस लड़के के हाथ में वही ब्रेसलेट नोटिस करता है जिस लड़के ने उस पर हमला किया था और फिर तात्सुया समझ जाता है कि नीमू के ही टीचर ने उस पर हमला किया था। लेकिन ये देखने के बाद भी तात्सुया उसे रोकता नहीं। फिर रात में हम देखते हैं कि मियुको और तात्सुया अपने टीचर के पास जाते हैं और उससे सारी बातें बता देते हैं। टीचर उससे कहते हैं केंडू क्लब का जो लीडर है वो एंटी मैजिकल ग्रुप का मेंबर है। टीचर उसे ये भी बताते हैं कि केंडू क्लब के लीडर का जो भाई है वो जापान के एंटी मैजिकल ग्रुप का फेमस मेंबर है। तात्सुया ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब ये लोग शांत नहीं बैठेंगे, ये लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि इनका प्लान अपने क्लब को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं, दरअसल कुछ और ही है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डिबेट चल रही होती है और यहाँ पर डिबेट इसलिए हो रही होती है केंडू क्लब के पर को कितना बढ़ाया जाए और उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज दी जाए जो कि बाकी क्लब्स को मिलती है। फिर यहाँ पर मायूमी आगे आके कहती है कि जिन्हें जितनी पर्क्स मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है। असल में ये डिबेट सबके सामने इसलिए हो रही होती है कि ये डिसाइड किया जा सके केंडू क्लब को जो पर्क्स मिल रही है वो सही है या नहीं, और आखिर में ये डिसाइड होता है कि स्टूडेंट काउंसिल ने जो फैसला किया है वो पूरी तरह से सही है, उन्हें जो पर्क्स दी गई है उतनी ही मिलनी चाहिए। ये फैसला सुनने के बाद केंडू क्लब्स के मेंबर नाराज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिबेट के दौरान ही वहाँ पर बाहर एक बड़ी ट्रक आ जाती है और उस ट्रक में से 2 लोग उतरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब अंदर डिबेट खत्म हो जाती है तो हम देखते हैं वहाँ पर अंदर जो स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं और जिनके हाथ में ब्रेसलेट होता है वहाँ से भागने लगते हैं। स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट पहले से ही तैयार थे और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि खिड़कियों में से स्मोक बॉटल्स अंदर आती है, लेकिन काउंसिल के स्टूडेंट ने उसे भी मैजिक से रोक दिया था और उन्हें वापस खिड़की में से बाहर फेंक दिया था। इसके बाद 3 लोग वहाँ पर गन्स लेके उस हॉल में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग इसके लिए भी तैयार थे। मैरी उन्हें अपनी मैजिक से रोक देती है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तात्सुया को ये पता नहीं होता है कि इनके अटैक्स करने की आखिर वजह क्या है, लेकिन उसने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को पहले ही बता दिया था, इसीलिए वो लोग पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। जब काउंसिल के मेंबर बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग गन्स लेके पहले से ही तैयार थे, लेकिन स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और वो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। फिर वहाँ पर काउंसिल टीचर आती है और वो तात्सुया से कहती है कि इनका जो मेन मोटिव है वो यहाँ पर हमला करना नहीं था, ये लोग स्कूल के लाइब्रेरी पर हमला करने आए हैं। यहाँ पर उनके हमला करने की वजह ये होती है कि ये लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर वो टीचर ये भी कहती है कि भले ही नीमू उनके साथ हो लेकिन उसकी गलती नहीं है, उनका जो टीचर है वो एक एंटी मैजिकल ग्रुप का मेंबर है, उनके लीडर ने नीमू को मैनिपुलेट किया और ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर तात्सुया फैसला करता है कि वो लोग नीमू को बचाएंगे और ये ग्रुप जो चाहता है वो उसे करने भी नहीं देंगे। लियो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर सभी को संभाल लूंगा। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और लियो उन लोगों से अकेले ही लड़ रहा होता है। तात्सुया बताता है कि उसके पास रेनफोर्समेंट मैजिक है, इसीलिए उसका सबके साथ लड़ना थोड़ा आसान है। तात्सुया को पता होता है कि वो जल्दी से सारे लोगों को हरा देगा, इसीलिए वो लियो से कहता है कि वो जल्दी उन्हें हरा कर लाइब्रेरी के पास आ जाए। फिर लाइब्रेरी में आने के बाद तात्सुया बाहर से स्कैन करता है जिससे उन्हें पता चल सके कि अंदर कौन है और वो क्या कर रहे हैं। फिर अंदर आने के बाद वो उन मेंबर से लड़ते हैं और उन्हें आसानी से हरा देते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ा पावरफुल मेंबर आ जाता है। एरिका कहती है कि वो उसे सम्मान लेंगी। फिर इसके बाद मियुको और तात्सुया आगे बढ़ जाते हैं। मियुको तात्सुया को आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। फिर इसके बाद वो अपने डिवाइस का यूज करके तात्सुया के पास पहुंच जाती है। फिर इसके बाद उसी लाइब्रेरी के सीक्रेट रूम में खड़े होकर नीमू सोच रही थी कि उसने जो किया है वो सही है या गलत, क्योंकि उसने एक एंटी मैजिकल ग्रुप के मेंबर की मदद की है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो मिस्टीरियस मैन स्कूल के डाटा को चोरने आया होता है, इसीलिए वो लाइब्रेरी में पेनड्राइव के अंदर उस डाटा को कॉपी कर रहे थे और उसी दौरान वहाँ पर तात्सुया आ जाता है और अपने सियोन व्यूज का यूज कर वहाँ पर नेटवर्क को जाम कर देता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आकर तात्सुया के ऊपर गन तान देता है, लेकिन तात्सुया उसे बहुत आसानी से रोक लेता है। लेकिन अब तक भी नीमू अपनी गलती नहीं मान रही थी। इसके बाद मियुको उसे बहुत अच्छे से समझाती है, जिस पर नीमू समझ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो अपनी गलती मानना नहीं चाहती थी। फिर इसके बाद वहाँ से और एक आदमी उठता है जो वहाँ पर डेटा चोरी कर रहा था और वो नीमू को ऑर्डर देता है उन पर हमला करने के लिए। फिर नीमू उनके ऑर्डर को मान लेती है और उन पर हमला करने लगती है, जिस पर तात्सुया उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। फिर ये देखकर नीमू वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर मियुको उसका पीछा करने वाली होती है, लेकिन तात्सुया उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि बाहर एरिका है जो उसे बहुत आसानी से रोक लेंगी। फिर हम बाहर देखते हैं कि ऐसा ही होता है। नीमू को रोकने के लिए एरिका वहाँ पर
आ जाती है। लेकिन यहाँ पर नीमू हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो अपनी तलवार को निकाल लेती है। लेकिन एरिका उसे बहुत आसानी से हरा देती है और वो कहती है कि उसने मैरी के साथ ट्रेनिंग की है, जो उन दोनों की ही सीनियर है। यहाँ पर हम बाहर देखते हैं कि केंडू क्लब का जो लीडर होता है, यानी कि उनका कैप्टन वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ स्टूडेंट पकड़ लेते हैं और उसे रोक देते हैं। इसके बाद शाम के वक्त हम देखते हैं कि नीमू को होश आ गया था, क्योंकि जब फाइट हो रही थी तो वो बेहोश हो गई थी और वो सबसे कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो सबसे माफी भी मांगती है। वो अकेली थी, इसीलिए उसने उस टीचर की बात मान ली और एंटी मैजिकल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर सबको पता होता है कि उस टीचर ने नीमू को मैनिपुलेट कर दिया था, इसीलिए वो लोग उसे माफ भी कर देते हैं। इसके बाद नीमू खास करके टात्सुया से माफी मांगती है और टात्सुया उसे माफ भी कर देता है। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि बाहर उनकी जो काउंसिल टीचर है वो उनकी बातें सुन रही होती है और वो कहते हैं कि उन्होंने एंटी मैजिकल ग्रुप के सीक्रेट हेडक्वार्टर का पता लगा लिया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग वहाँ पर जाएंगे और उनके लीडर को पकड़ेंगे, क्योंकि स्कूल में तो उस लीडर के सिर्फ प्यादे मौजूद थे। इसके बाद टात्सुया और कुछ लोग वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद टात्सुया बाहर से स्कैन करता है और नोटिस करता है कि सच में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। फिर जब वो लोग उस गेट के बाहर आते हैं जहाँ पर वो लीडर था, तो वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं और उन सभी के पास गन्स है। इसके बाद भी टात्सुया और मियुको अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद भी वो लीडर उन पर हमला नहीं करता और वो उनसे कहता है कि तुम सच में बहुत समझदार हो, जो तुमने मेरे सारे प्लान को फेल कर दिया। इसके बाद वो अपने ग्लास को उतारता है और ऊपर फेंकता है। फिर वो वही टेक्निक यूज करता है जो टेक्निक उसने नीमू को मैनिपुलेट करने के लिए यूज की थी। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने नीमू को मैनिपुलेट नहीं किया था, उसके पास एक ऐसी मैजिकल पावर होती है जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसीलिए वो टात्सुया पर भी वही मैजिक पावर यूज करता है, लेकिन टात्सुया पर उसके मैजिक का कोई भी असर नहीं होता और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि उसे बस एक ही मैजिकल पावर यूज करना आता है। इसीलिए उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, टात्सुया के ऊपर गोली चलाना। इसीलिए वो सारे लोगों को उस पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन वो देखते हैं कि उनके हाथ में जो गन्स होती है वो टूटने लगती है। ये देखकर वो लीडर पूरी तरह से हैरान था और वहाँ से भागने लगता है। टात्सुया भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन दूसरे लोग उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जब वो मेंबर टात्सुया के पास पहुंचने वाला होता है तो मियुको अपने आइस मैजिक पावर का यूज कर उसे जमा देती है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर मियुको अपने आइस मैजिक पावर का यूज कर वहाँ पर सारे लोगों को बर्फ से जमाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टात्सुया के साथ जो दूसरे लोग आए थे वो बिल्डिंग के दूसरी तरफ से हमला कर रहे थे, जिससे उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए मौका न मिले। वहाँ के लोगों को भी टात्सुया का एक दोस्त संभाल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टात्सुया एक डोर से बाहर आ जाता है जहाँ पर वो लीडर छुपा होता है। टात्सुया स्कैन करके देखता है कि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं। फिर टात्सुया ने अंदर आकर वही वेव छोड़ी थी जो उसने पहले छोड़ी थी, जहाँ पर उन सारे लोगों की गन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इस बार वो लीडर पूरी तरह से तैयार था, इसीलिए उस लीडर ने जैम डिवाइस का यूज किया था, जिससे टात्सुया के पास जो मैजिक गन होंगे वो पूरी तरह से जैम हो जाएंगी और टात्सुया मैजिक पावर का यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस मैजिक का टात्सुया के गन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो गन मैजिक पावर वाली नहीं होती है। वो लीडर पूरी तरह से डर जाता है, इसीलिए वो लीडर वहाँ से भागने वाला होता है। लेकिन दूसरी तरफ से टात्सुया का वही दोस्त आ जाता है जो वहाँ पर दूसरी तरफ से संभाल रहा था। उन्होंने उस लीडर को पकड़ लिया था। टात्सुया के दोस्त को इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से की वजह से उसने उस लीडर का एक हाथ काट दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फोर्स आ जाती है और वो उस लीडर को पकड़ लेती है, और जहाँ पर मियुको ने उन आदमी को फ्रीज किया था वो भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और उन लोगों को भी फोर्स ने पकड़ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस हॉस्पिटल में नीमू का इलाज चल रहा था वो वहाँ से डिस्चार्ज हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि नीमू अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वहाँ पर नीमू के फादर भी आए हुए होते हैं और वो टात्सुया को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से उन्हें भी नीमू का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था, पर अब उन्हें भी उस चीज की वजह पता लग चुकी थी और अब नीमू ठीक है, इसलिए वो भी पूरी तरह से खुश थे। पर यहाँ पर टात्सुया जब अपने दोस्तों के पास आता है तो एरिका उससे कहती है कि नीमू उसे लाइक करने लगी है, और वहाँ पर जो कीराहारा नाम का जो लड़का होता है जिसने
टात्सुया के साथ मिलकर लीडर को पकड़ने में मदद की होती है। वो भी नीमो को लाइक करता है, लेकिन नीमो ने उसको फ्रेंड जोन कर दिया था। अब वहाँ से जाने के बाद मियू को टात्सुया से कह रही थी उसकी एबिलिटी और उसका ब्रेन हाई स्कूल के स्टूडेंट से कहीं ज्यादा डेवलप है, तो वो आखिर हाई स्कूल में क्यों पढ़ रहा है। इस पर टात्सुया कहता है कि उसे मजा आता है, इसीलिए वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इसके बाद रात में टात्सुया और मियू को अपने मास्टर निंजुत्सु के पास आए थे और वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान टात्सुया नोटिस करता है कि उन्हें कोई छुप कर देख रहा है। जब वो उसे सामने आने के लिए कहता है तो वो ये देखता है कि वो उनके काउंसलिंग टीचर है। टात्सुया उन्हें देखकर हैरान होता है और वो उनसे यहाँ पर आने की वजह पूछता है। इस पर टात्सुया के मास्टर कहते हैं कि काउंसलिंग टीचर उनके एक पुरानी स्टूडेंट है। और अब यहाँ पर टात्सुया को ये भी पता चलता है काउंसलिंग टीचर एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी काम करती है। ये सीक्रेट रिवील न हो इसीलिए वो हाई स्कूल में एक काउंसलिंग टीचर का रोल कर रही है। फिर अगले ही दिन एरिका सबको बताते हैं कि कुछ दिनों बाद एक कंपटीशन होने वाला है। ये कंपटीशन सभी स्कूलों के बीच 10 साल में एक बार होता है और इस कंपटीशन में जो जीतेगा 10 साल उन्हीं की ही चलेगी। मतलब उनकी रिस्पेक्ट दूसरे स्कूलों में सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसीलिए उन्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा। इसीलिए वो एक टीम बना रही थी। मतलब कि हम इसे यहाँ पर टीम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं और उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट को सोच समझ कर यहाँ से ले जाना होगा। लेकिन अभी टात्सुया किसी भी तरह से गेम में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसे यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ में रखने का डिसाइड होता है। उसे अपनी एबिलिटी पूरी तरह से साबित करनी थी, इसीलिए वो किराहारा का डिवाइस पूरी तरह से कॉपी कर लेता है। टात्सुया ने बहुत ही परफेक्टली वो डिवाइस कॉपी कर लिया था। किराहारा जब उस डिवाइस को यूज करता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। यहाँ पर वो सारे टात्सुया की टाइपिंग स्पीड को देखकर भी पूरी तरह से हैरान थे। इसका मतलब है कि टात्सुया कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी सेव कर सकता है, जो उनकी टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इसीलिए टात्सुया को सभी के परमिशन के साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट में रख लिया जाता है। इसके बाद रात में टात्सुया को मेजर का कॉल आता है। मेजर उससे कहते हैं कि जहाँ पर वो लोग जा रहे वहाँ पर एक अननोन मैजिकल टीम को देखा गया है। अभी उनके पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए टात्सुया को पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो टात्सुया को उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। फिर बाद में यहाँ पर मियू को आ जाती है जो दूसरे ही कपड़ों में होती है जो उसने वहाँ पर कंपटीशन के लिए चुने थे। टात्सुया उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। टात्सुया उससे बताता है कि वो एक फ्लाइंग डिवाइस पे काम कर रहा है जो कि कंप्लीट हो चुका है। फिर वो लोग उसे वहाँ पर चेक करते हैं जो कि बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा था। इसीलिए वो अगले ही दिन प्रोफेशनल सेंटर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस डिवाइस को अब तक किसी एक्सपर्ट से चेक नहीं किया था। वहाँ पर वो एक्सपर्ट उसे बताता है कि ये डिवाइस पूरी तरह से काम कर रहा है और तुम इसे अच्छे से यूज भी कर सकते हो। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो इस डिवाइस का उस कंपटीशन में सीक्रेटली यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जब टात्सुया और मियुको वहाँ से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर उनके फादर और उनका एक बटलर उन्हें मिलने आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बटलर होता है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली मियुको को हेलो कहता है, लेकिन वो टात्सुया की तरफ ध्यान भी नहीं देता। ये देखकर मियुको को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है तुम्हें टात्सुया को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इस पर बटलर कहता है कि नहीं, मियुको उनकी सक्सेसर है, टात्सुया ज्यादा खुश नहीं है, वो बस उनका एक सर्वेंट है, इसीलिए वो उसे रिस्पेक्ट नहीं देगा। इस पर मियुको को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने आइस मैजिक पावर से उसे जमाने वाली होती है, लेकिन टात्सुया उसे रोक देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन टात्सुया अपने दोस्तों को बताता है कि वो टेक्निकल स्टाफ का एक मेंबर है, इसीलिए उनके कैट डिवाइस को आपसे वही संभालेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिजुको को कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि मिको हिको नाम का एक लड़का मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो लड़का वहाँ पर स्पिरिट समन करने की कोशिश कर रहा था जो कि मिजुको को चोट पहुँचा सकता था, पर तभी वहाँ पर टात्सुया आकर मिजुको को बचा लेता है। इसके बाद टात्सुया मिको हिको से पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा था, तो वो लड़का बताता है कि दरअसल वो स्पिरिट समन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, पता नहीं आखिर में कब इसमें कामयाब होगा। तभी मिजुको कहती है कि तुमने लगभग स्पिरिट समन कर ली थी। तो इस पर टात्सुया कहता है कि वो किस तरह की स्पिरिट थी। मिजुको बताते है कि वो ब्लू और नाइट कलर की स्पिरिट थी और वो स्पिरिट बहुत ही पावरफुल लग रही थी। ये सुनकर मिको हिको पूरी तरह से हैरान था और वो ये चाहता था कि उसके पास भी एक ऐसी मैजिकल पावर हो जो कि ये देख सके कि वो कौन सी स्पिरिट है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को कंपटीशन के लिए दूसरी जगह जाना था। जब वो लोग रास्ते में आ रहे थे तो हम देखते हैं कि टात्सुया
तात्सुया दूसरी बस में आता है। दरअसल ये लोग दो भाग में बटे हुए थे। हम देखते हैं कि पहला ग्रुप जिस बस में जा रहा है उनकी तरफ कुछ वैन से आने लगती है। आगे चल के उस बस का एक्सीडेंट होने वाला था क्योंकि एक वैन उनसे टकरा गई थी और टकराने के बाद वो वैन पूरी तरह से जल जाती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स अपने मैजिक पावर का यूज करके उन्हें रोक सकते थे। अगर सभी अपने मैजिक पावर का यूज एक साथ करें तो उनकी मैजिक पावर आपस में टकराकर कैंसिल हो जाएंगी। इस चीज को देखते हुए मैरी अपने एक स्टूडेंट कासुडो से कहते हैं कि वो अपने मैजिक पावर का यूज करे। कासुडो कहता है कि अगर वो अपने मैजिक पावर को यूज करेगा तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो इस आग को नहीं रोक सकता। ये देखकर मायूमी ने अपने मैजिक पावर का यूज कर उस फायर को रोक दिया था और फिर कासुडो उस वैन को रोक देता है। फिर इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। वहाँ पर बस से उतरने के बाद तात्सुया मियुको से कहता है भले हमें लग रहा हो कि वो वैन आपस में गलती से टकरा गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है। जिस वैन को ड्राइवर चला रहा था उस ड्राइवर ने जानबूझकर वह एक्सीडेंट किया था। इसके बाद हम रात में देखते हैं कि वो लोग एक होटल में रुके हुए थे और मिको हिको अपने प्रैक्टिस में लगा हुआ था। वो होटल के बाहर था और वो अपने स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसे एक दूसरी एनर्जी महसूस होती है। अब भले ही मिको हिको अपने स्पिरिट को समन नहीं कर सकता और वो अपनी मैजिक का अच्छे से यूज भी नहीं कर सकता, लेकिन उसे ये पता होता है कि ये मैजिक पावर उसकी नहीं है। इसीलिए वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई दूसरा और भी है, पर उसे यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस जगह से एनर्जी आ रही थी मिको हिको उसका पीछा करने का डिसाइड करता है। पहले वो सोच रहा था कि उसे दूसरों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, फिर उसे तात्सुया की याद आती है। वो सोचता है कि तात्सुया ऐसे चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं डरता और वो आगे बढ़ते रहता है। इसीलिए मिको हिको इस एनर्जी की तरफ बढ़ता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर 3 लोग होते हैं जो मिको हिको पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आकर अपनी मैजिक पावर का यूज कर उन्हें रोक देता है। जब मिको हिको अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर तात्सुया होता है जिसने मिको हिको को बचा लिया था और वहाँ पर जो दूसरे लोग थे वो भी वहाँ से भाग गए थे। मिको हिको तात्सुया को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं और वो तात्सुया से कहते हैं कि जरूर ये वही ग्रुप होगा जिसके बारे में मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था। फिर वो मिको हिको के बारे में भी बताते हैं और वो कहते हैं कि मिको हिको तुम्हारी ही तरह है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन आराम करने के बाद दूसरे दिन वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी को अपने मैजिक पावर का यूज करके वाटर के ऊपर सर्व करना था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले कंपटीशन में मैरी ने हिस्सा लिया था और इन सभी के कैट डिवाइस को तात्सुया ने ही अपग्रेड किया था। फिर यहाँ पर जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि मैरी सबसे आगे होती है और वो बहुत अच्छे से भी परफॉर्म कर रही होती है। तात्सुया ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे किस टाइम पर किस मैजिक का यूज करना है, इसीलिए मैरी की सर्व करने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वो पहला मैच जीत जाते हैं। उसी दिन हम दोपहर में देखते हैं कि तात्सुया एक मीटिंग में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ लोगों को उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल गई है जो कि वहाँ पर उस होटल के बाहर देखा गया था। उसे नो हेड ड्रैगन कहते हैं और उनका मेन मोटिव ये है कि उन्हें इस कंपटीशन को रोकना है और उनका ये एक प्लस पॉइंट होता है कि उन्हें ये इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इस बार मायूमी ने हिस्सा लिया था। इस बार उन लोगों को बुलेट क्रिएट करने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट को हिट करना होता है और यहाँ पर मायूमी 100% हिट करते हैं, इसीलिए वो लोग इस कंपटीशन को भी जीत जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अगला जो कंपटीशन होता है वो आइस ब्रेकिंग का होता है जिस पर तात्सुया की टीम जीती थी। अब वो सब लोग बहुत आसानी से जीत रहे थे, इसीलिए उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस पर सुजुने कहती है कि हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम सारे मैच जीत ले, अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है और शुरुआत में सभी चीजें आसान होती है, आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, इसीलिए आगे उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। तात्सुया ने अपने दोस्त लियो के लिए एक वेपन क्रिएट किया होता है जो कि तात्सुया ने लियो के लिए रेनफोर्समेंट मैजिक के लिए बनाया था। तात्सुया उस वेपन का यूज करके प्रैक्टिस करता है जिस पर लियो देखता है कि ये वेपन सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए वो तात्सुया को थैंक्स कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कंपटीशन फिर से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर मैरी फिर से वाटर के ऊपर सर्व करने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इस बार मैरी के कॉम्पिटिटर थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं, लेकिन इस बार भी मैरी सबसे आगे थी। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की सर्व बोर्ड से फिसल जाती है और वो बोर्ड सीधा मैरी की तरफ आता है। मैरी किसी तरह से उस बोर्ड को डॉज कर लेती है, लेकिन मैरी का पैर अपने बोर्ड पे से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे मैरी का बैलेंस बिगड़ गया हो। इसके बाद वो पानी के अंदर गिर जाती है, इसीलिए वो मैच हार जाती है। इसके बाद मैरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसे इतनी चोट लगी थी कि वह अपना अगला मैच भी ठीक से नहीं खेल पाएंगी। दोस्तों, ये एनिमे एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है और
आपको इस एनिमे एक्सप्लेनेशन का अगला पार्ट देखना है, जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख दे। मैं इस एनिमे का अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्दी आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए।